हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। तो सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए और एक बार बता दीजिए आप लोगों के पास में ऑडियो वीडियो क्लियर है या फिर नहीं है, फिर अपनी ये क्लास शुरू करते हैं। चलिए एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, हम भी शेयर कर दे रहे हैं। आ जाइए सभी लोग फटाफट से लाइव आइए और सभी लोग फर्स्ट में शेयर करेंगे, फिर अपने ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक बार कमेंट कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है या फिर नहीं है। चलिए शुरू करिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। कैलाश चंद्र जी का आंसर आ चुका है। बी आंसर इनने कर दिया, बाकी के सभी और लोग भी आंसर कीजिए। और एक बार कैलाश चंद्र जी आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग गुड गुड इवनिंग। इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। In the north of the equator, the mid-Atlantic ridge of the Atlantic Ocean is known as। भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर की मध्य अटलांटिक कटक है, रिज है, उसको किसके रूप में जाना जाता है? टेलीग्राफिक पठार के रूप में, चैलेंजर उभार के रूप में, डॉल्फिन उभार के रूप में, या फिर थॉमसन बिबले कटक के रूप में? तो यहाँ पे आपका जो आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। जो उभार पूछ रहा है, मध्य अटलांटिक कटक में जो रिज है, उसको किस रूप में जाना जाता है? तो इसको आप लोग याद रखेंगे, डॉल्फिन उभार के रूप में आप लोग इसको जानते हो, ठीक है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी स्पेशल क्वेश्चन है और ये पूरी सीरीज आप लोग कर जाइएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। द रीजन एक्सटेंडिंग बिटवीन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड डीप सी प्लेन इज नोन एज। महाद्वीपीय जल सीमा तथा गर्त गंभीर समुद्र मैदान के बीच फैले क्षेत्र को जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? मिड ओशन रिज के रूप में, यानी कि मध्य महासागर के रूप में, महाद्वीपीय ढाल के रूप में, गुयोट के रूप में, या फिर गंभीर द्वीप्स के रूप में? किसके रूप में इनको जाना जाता है? जो आपका समुद्र मैदान के बीच फैले क्षेत्र होते हैं, गर्त और समुद्र मैदान, यानी कि महाद्वीपीय जल सीमा और गर्त, इनके बीच का जो समुद्र वाला भाग होता है, इसको अपन लोग जानते हैं, याद रखिएगा, महाद्वीपीय ढाल के रूप में, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप के रूप में ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये आपका गर्त हो जाएगा, यहाँ पे बीच में मैदान हो जाएगा और ये आपकी जल सीमा हो जाएगी। तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा, ये आपका महाद्वीपीय ढाल हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। द लाइन विच जॉइन इक्वल सैलिनिटी लाइन इज नोन एज। समान लवणता रेखा को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? राधे कृष्णा जी। हाँ जी, ठीक है, बी ऑप्शन आप लोग बता रहे हो। समदाब रेखाएं, समलवण रेखाएं, समताप रेखाएं, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? थोड़ा सा फटाफट चलेंगे आप लोग, हो सके तो आप लोग 100 या फिर 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लें आज अपन लोग। नवीन मिश्रा जी बी बता रहे हैं, ओके। चलो, तो यहाँ पे अपन लोग काफी इजी क्वेश्चन है। जो समान लवणता वाले रेखाओं को मिलाने वाली रेखा होती है, उसको अपन लोग किस नाम से जानते हैं? आइसोहेलाइन के नाम से, या फिर समलवण रेखाओं के नाम से इसको जानते हैं। गुड इवनिंग नवीन मिश्रा। गुड इवनिंग जी। चलिए, तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसी में आप लोग याद रखेंगे, जो समान दाब को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, उसको आप लोग समदाब रेखाएं बोलते हो। और समान ताप को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, उनको आप समताप रेखा या फिर आइसोथर्म बोलते हो, ठीक है। हाँ जी। चलो, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेक इज करेक्टली सीक्वेंस्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी प्रेजेंट इन देम। निम्नलिखित में से झीलों का कौन सा समूह
उनमें उपस्थित लवणता की मात्रा के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है। डेड सी, ग्रेट साल्ट लेक और लेक बॉन्ड। तो यहाँ पे आप लोगों को आरोही क्रम में चलना है, छोटे से बड़े में चलना है ना। छोटे से बड़े में आप लोग चलोगे तो देखिए सबसे पहले अपन लोगों को राधे राधे जी, राधे राधे पूजा देविंदा। चलिए तो यहाँ पे देखिए सब आपको चलना है छोटे से बड़े की ओर में। तो सबकी पहले आप लोगों को सैलेंडरी पता होनी चाहिए कितनी है। तो जो ग्रेट साल्ट लेक है इसकी अपन लोग को पता है कितनी है, 2 यानी कि 220 ppm है। और आपका जो मृत सागर है यानी कि डेड सी की 238 है। ठीक है, 238 हो जाएगी। और यहाँ पे आप लोगों का जो बॉन लेक है उसकी 330 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 330 330 हो जाएगी। सबसे ज्यादा किसकी है, लेक बॉन की है। लेक बॉन आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे, डेड सी है यहाँ पे और ग्रेट साल्ट लेक यहाँ पे है। तो ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5। द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ सैलिनिटी इन विच रीजन, लवणता का उच्चतम परसेंटेज किस क्षेत्र में है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, या फिर शीतोष्ण क्षेत्र में, उप ध्रुवीय क्षेत्र में जो सब पोलर रीजन होता है, या फिर बोथ ट्रॉपिकल रीजन एंड टेम्परेट रीजन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र दोनों में आपका क्या होगा, जो लवणता है उसका हाईएस्ट परसेंटेज आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, हाँ जी, वॉन लेक की होती है 330। ठीक है, तो देखिए जो उच्चतम परसेंटेज आप लोगों को देखने को मिलता है सैलिनिटी का, वो ज्यादातर आप लोगों को ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, ट्रॉपिकल रीजन में। जैसे आप लोग जाने कि भूमध्य रेखा से आप लोग ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वहां पे लवणता कम होती चली जाती है। लेकिन एक जो अक्षांश है 20 से लेकर के 40 के बीच का, यहाँ पे आप लोगों को सैलिनिटी करीब देखने को मिल जाएगी 36 ppm के करीब में। ठीक है, और वैसे जो आपका भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, ये कई बार पूछा गया है आप लोगों से। भूमध्य रेखा पर सैलिनिटी कितनी होती है, तो आप लोग याद रखेंगे 34 ppm भूमध्य रेखा पे होती है। लेकिन जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे आप लोगों को 36 देखने को मिल जाती है। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 7 है। सैनिटी एक्सप्रेस्ड एज अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम्स डिजोल्व इन वाटर, सी वाटर। पानी के खारेपन को समुद्री जल में कितने ग्राम मिश्रित नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम या फिर 10,000 ग्राम। काफी इजी क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट। नमक की मात्रा के रूप में अपन लोग जो सैलिनिटी मापते हैं वो मतलब कितने में मापते हैं, खारेपन को जो मापा जाता है। हाँ जी, 34 इक्वेटर, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे अपन लोग याद रखेंगे जो पानी के खारेपन है जो समुद्री जल का होता है उसमें अपन जो मापन करते हैं, नमक की मात्रा को अपन लोग व्यक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है कितने पर, 1000 ग्राम पे किया जाता है। ठीक है, कितने पे किया जाता है, 1000 ग्राम पे इसको मापा जाता है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित समुद्री जल की मात्राओं में किसको सामान्य समुद्री लवणता को प्रदर्शित करने के लिए मानक के तौर पर लिया गया है। ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया है पूछने का तरीका। सी आंसर आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेलेंटिन वाटर बॉडी इंक्रीज विद, जलचरों में लवणांश बढ़ते हैं किसके साथ बढ़ते हैं, इंक्रीज इन इवेपोरेशन एंड डिक्रीज इन एडमिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर। बाष्पीकरण में वर्धमान तथा परिशुद्ध जल के मिश्रण से ह्रासमान होता है, या फिर डिक्रीज इन इवेपोरेशन एंड इंक्रीज इन एडमिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर। बाष्पीकरण के ह्रासमान तथा परिशुद्ध जल के मिश्रण से वर्धमान, या फिर डिक्रीज इन इवेपोरेशन एंड नो चेंज इन एडमिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर। बाष्पीकरण में ह्रासमान तथा परिशुद्ध जल के मिश्रण में परिवर्तन नहीं होता है, और या फिर इंक्रीज इन इवेपोरेशन एंड इंक्रीज इन एडमिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर। बाष्पीकरण में वर्धमान तथा परिशुद्ध जल के मिश्रण में वर्धमान होता है। यहाँ पे आंसर बताइए, थोड़ा सा इंग्लिश में आप लोग देख के चलिएगा, हिंदी थोड़ी सी इसकी टफ दी है, छोड़ दीजिए हिंदी को। 9th का आप लोगों ने आंसर कर भी दिया है। तो ऑप्शन आप लोगों का जो करेक्ट हो जाएगा
सैलिनिटी जो जलचरों में लवणांश बढ़ता है या फिर सैलिनिटी बढ़ती है, वो कब बढ़ती है? जब एवेपोरेशन में इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा किसमें? फ्रेश वाटर में। ठीक है, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो, ए एंड डी सेम है कि मिक्सचर ऑफ फ्रेश फ्रेश? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ए एंड डी सेम है, ये हमने तो देखा ही नहीं। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नेक्स्ट। Highest salinity recorded in the North Sea due to which one of the following? उत्तरी सागर में अधिक लवणता निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ड्यू टू हाई इवेपोरेशन, उच्च बाष्पीकरण के कारण, ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत अधिक मात्रा में नदियों के पानी के प्रवेश के कारण, या फिर ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर इन लार्ज क्वांटिटी। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा, यहाँ पे देखिए ये सेम कर दिया गया है, हिंदी वाला देख के चलिए इसका। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के वाष्प, या फिर ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ मेल्टेड वाटर फ्रॉम द आर्कटिक ओशन, आर्कटिक समुद्र का पिघला हुआ जल आने के कारण। हम्म, चलिए आगे बढ़िए। तो जो उत्तरी सागर में अधिक लवणता है उसका क्या कारण क्या है? ऑप्शन आपने बता दिया है, ए ऑप्शन बता रहे हो। यहाँ पे देखिए जो आपका उत्तरी सागर है उसका बढ़ने का जो कारण है वो क्या है, उसमें आप लोग हिंदी का मानेंगे। जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल का वाष्प हो जाता है, उसके कारण यहाँ पे लवणता बहुत ज्यादा होती है। सी आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी? इनमें से किस जलाशय पिंडों में सबसे उच्च खारापन पाया जाता है? बॉन झील में, ग्रेट साल्ट लेक में, मृत सागर में, या फिर लाल सागर में? बाष्पीकरण तो नहीं है वहां इतना। क्वेश्चन क्या था? गल्फ स्ट्रीम है ना वहां पे। चलिए, तो यहाँ पे जो जलाशय पिंडों में सबसे उच्च खारापन किसमें पाया जाता है? अभी अपन लोगों ने खारापन देखा था। जो आपका बॉन लेक है इसकी कितना है? 330 हो जाएगा। साल्ट लेक का कितना है और रेड सी का कितना है, मृत सागर का कितना है, कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन आप लोगों का ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित लवणताओं में से कौन ग्रेट साल्ट लेक का प्रतिनिधित्व करती है? अब यहाँ पे आप लोगों को साल्ट लेक का बताना है। ये आपका है 330 पर थाउजेंड हो जाएगा, या फिर 238 हो जाएगा, 220, या फिर 200 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, जो आपका साल्ट लेक है इसका कितना हो जाएगा? 220 पीपीटी हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए। हाउ कैन स्विमर्स फ्लोट इन द वाटर ऑफ द डेड सी इन इजराइल? इजराइल में मृत सागर के पानी में तैराक कैसे तैर सकते हैं? ड्यू टू लेक ऑफ सैलिनिटी यानी कि लवणता की कमी के कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की उपस्थिति के कारण, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम की उपस्थिति के कारण, या फिर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ साल्ट, बृहद मात्रा में नमक की उपस्थिति के कारण। 238 ग्रेट साल्ट लेक, डेड सी। ओके, चलिए इसको बताइए। ये जो मृत सागर है इसमें तैराक तैर सकते हैं, यानी कि आप लोग इसमें वैसे किसी को जरूरत ना पड़े, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कभी मन किया सुसाइड करने का और जाके अपन लोग मृत सागर में जाके कूद गए, तो वहां पे अपना ये काम सक्सेस नहीं हो पाएगा। लवणता इतनी है कि ऊपर आराम से आप बिना नाव के तैर सकोगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये जो आपका मृत सागर है, कारण क्या है इसका? नमक की उपस्थिति के कारण। बहुत बढ़िया, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नमक बहुत ज्यादा है यानी कि लवणता ज्यादा है, जिसके कारण कोई इसमें डूब नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 14। महासागरों में लवणता के अक्षांशीय वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्चतम लवणता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दर्ज की गई है।
उत्तरी गोलार्ध में महासागरों की लवणता दक्षिणी गोलार्धों से अधिक है। केवल एक सही है, दो सही है, दोनों गलत है, या फिर एक सही एक गलत है। हाँ जी, कोई ट्राई मत करना, अगर करना भी चाहे तो वहीं पे करना सुसाइड करने का, ठीक है। ये मजाक की बात है, कोई सीरियस मत लेना भाई, मेरे ऊपर केस करवा दो। चलो, तो यहाँ पे देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो महासागरों में लवणता के अक्षांशीय वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे जो आपके कथन सही होंगे कौन से होंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है कि उच्चतम लवणता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दर्ज की गई है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन लोगों ने अभी देखा था ये कहाँ पे थी। उच्चतम लवणता उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जो आपके ट्रॉपिकल रीजन थे 20 से लेकर के 40 के बीच में, वहां पे आपको उच्चतम लवणता देखने को मिलती है। और वहीं आप लोग औसत लवणता की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो औसत लवणता है वो कितनी है, 34 पीपीटी है, ठीक है। और आप लोगों का जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे औसत लवणता कितनी है, 35 है। तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, दोनों रॉन्ग है। आगे बढ़िए, थोड़ा सा ये छोटा हो रहा है लेकिन आपको आसानी से दिखेगा, है ना। Which of the following combination of salt is correctly sequenced in the descending order of their percentage in the sea water? निम्नलिखित में से कौन सा नमक का संयोजन समुद्री जल में उनके प्रतिशत के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है। कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया, पोटेशियम दिया गया, सल्फेट दिया गया, सोडियम क्लोराइड दिया गया है समैहनीय वर्षा होने के कारण। हाँ जी, अब यहाँ पे इनको बताइए आप लोग कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। परसेंटेज भी अपन लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों को दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, आरोही क्रम में चलना है, छोटे से बड़े की ओर में चलना है, ठीक है। छोटे से बड़े की ओर में चलेंगे अपन लोग, नहीं बड़े से छोटे में चलेंगे। तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है इसका अपन लोग जाने तो कितना होता है, 77.8 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का कितना होता है, 10.9 होता है, ठीक है, परसेंटेज। फिर आप लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट बचा, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, 0.3 होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का 0.3 होता है, तो सी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी के बीच में कई सारे हैं, किसी दिन अपन लोग इनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15। समुद्री जल में कौन सा लवण प्रचुर मात्रा में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, या फिर पोटेशियम सल्फेट। चलो इन सबको देख लेते हैं फिर से। जी। सी 100%, बिल्कुल सी 100% आपका करेक्ट है। यहाँ पे आप लोग का आंसर जो करेक्ट होगा, लवण जो प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है उसमें आप लोग याद रखेंगे कौन सा होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। कितना होता है इसका, 77.8 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट अभी अपन लोगों ने देखा 0.3 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है 10.9, और पोटेशियम सल्फेट का कितना होता है, तो पोटेशियम सल्फेट आप लोग याद रखेंगे 2.5 होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16। द मोस्ट कॉमन साल्ट इन द ओशियन इज, सागर का अत्यंत सामान्य लवण है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, या फिर कैल्शियम नाइट्रेट है। बहुत ही कॉमन जो लवण यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से, तो कॉमन में भी आप लोग याद रखेंगे, आपका फर्स्ट में वही हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नहीं नहीं सोडियम, सॉरी सोडियम नाइट्रेट नहीं, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का है 17, है ना। स्थिर आनुपातिक सिद्धांत के द्वारा महासागरीय जल लवणता की गणना के लिए निम्नलिखित लवणों में से सामान्यतः किसको लिया जाता है, क्लोरीन को लिया जाता है, सोडियम को लिया जाता है, मैग्नीशियम को लिया जाता है, या फिर सल्फेट को लिया जाता है, किसको लिया जाता है।
अगर आप लोग महासागरीय जल की लवणता की गणना करोगे तो आप किसको लोगे? ये जो सिद्धांत दिया था, एक स्थिर आनुपातिक सिद्धांत, ठीक है, इसके अनुसार जो अपन लोग सामान्यतः लेंगे गणना के लिए, वो किसको लेंगे? क्लोरीन को लेंगे, ठीक है, क्लोरीन को लेंगे। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से सॉल्व कीजिए ऐसे ही अच्छे बच्चे बनके, और ज्यादा से ज्यादा लाइव शेयर कीजिए। कम से कम 20 लोग तो पहुंचाइए आप लोग, इतनी ज्यादा की डिमांड नहीं कर रहे आपसे, ठीक है। निम्नलिखित महासागर जल लवणों को उनके अनुपात के अनुसार घटते क्रम में लिखिए। सल्फेट दिया गया है, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। अब इनको करना है आप लोगों को घटते क्रम में। गुड इवनिंग कल्पना साहू जी। सब लोग अपने अपने ग्रुप में एक बार शेयर मार दो। तो यहाँ पे अपन लोग को करना है उनके घटते क्रम में सबसे ज्यादा से सबसे कम में चलना है। तो सबसे पहले आप लोगों का कौन होगा? क्लोरीन होगा। क्लोरीन का कितना होता है? 18.97 होता है, ठीक है। कितना होता है? 18.97 होता है। और फिर आपका आएगा यहाँ पे सोडियम। सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है 10.47 होगा। और इसके बाद में आपका सल्फेट आएगा 2.65। मैग्नीशियम का कितना होगा? 1.28। तो ऑप्शन आप लोगों का सबसे पहले सी होगा, और सी के बाद में बी, बी के बाद में आपका ए, और ए के बाद में डी। ए ऑप्शन जिन लोगों ने किया है सभी का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 90। बहुत अधिक बाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र में सबसे अधिक लवणता होती है, और यह किस महासागर में है? हिंद महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या फिर प्रशांत महासागर में? लाल समुद्र सबसे अधिक लवणता कहाँ पे है? चार महासागर आप लोगों को दिए गए हैं और सबसे अधिक लवणता पूछी गई है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखनी है कि जो महासागर होते हैं उनकी औसत लवणता आपसे पूछी जाती है। औसत लवणता कितनी होती है? तो याद रखेंगे आप लोग, 35 होती है, ठीक है। फिर जो प्रशांत महासागर की औसत लवणता कितनी है? यहाँ पे आपका जो लाल समुद्र में सबसे अधिक लवणता पूछी गई है, तो वो आप लोगों का हिंद महासागर हो जाएगा। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। कितनी है हिंद महासागर की? 35 है। प्रशांत महासागर की बताइए कितनी है? प्रशांत महासागर की 31 से लेकर के 35 के बीच में होती है। और अटलांटिक महासागर की कितनी होगी? अटलांटिक की कितनी होगी? 36, ठीक है। आर्कटिक की बताइए। काफी ज्यादा कम होगी आर्कटिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20। द सैलिनिटी पोलर एरिया ड्यूरिंग समर, ग्रीष्म ऋतु के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता कैसे रहती है? रिमेन्स सेम, वैसी ही बनी रहती है, या फिर इंक्रीज स्टेडली, अनवरत बढ़ती रहती है, धीरे धीरे बढ़ती है, या फिर कम अधिक होती रहती है, फ्लक्चुएट होती है, या फिर डिक्रीज होती है, घटती रहती है? जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पे आपसे लवणता पूछी गई है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में आप सभी लोगों को पता होगा, जब आप लोग भूमध्य रेखा से जाओगे पोलर रीजन में, तो वहां पे लवणता आप लोगों की घटती जाती है, ठीक है। क्या होती है? घटती जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? डी करेक्ट होगा। फ्लक्चुएट नहीं होगी, ये घटती ही जाएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। द सैलिनिटी लेवल अलोंग द कोस्ट, तटों पर लवणता का स्तर कैसा रहता है? इंक्रीज यानी कि बढ़ता रहता है, घटता है, स्थिर रहता है, या फिर अप्रभावित रहता है? जो आप लोगों का कोस्ट, जो तट होते हैं, महासागर और महाद्वीप के बीच का जो भाग होता है उसको तट कहा जाता है। तो यहाँ पे लवणता किस तरीके से रहती है ये आपको बताना है। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, जो लवणता का स्तर होता है तटों पर वो हमेशा घटता है, क्योंकि जो नदियां होती हैं आकर के समुद्र में मिलती हैं, जब ताजा पानी वहां पे मिलता है, और जब ताजा पानी किसी क्षेत्र में मिलेगा, खारे पानी में अगर ताजा मिलाओगे तो वहां पे सैलिनिटी बढ़ेगी नहीं, घटेगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। बी आंसर इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ये कौन सा है, 22। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन द ओशियंस? निम्नलिखित कारकों में से कौन से महासागरों में लवण की मात्रा और वितरण को नियंत्रित करते हैं? इवेपोरेशन, बाष्पीकरण करता है। इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स, नदियों से मीठे पानी का अंतर प्रवाह होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेसिपिटेशन, बर्षण। हाँ जी, तो घटता ही तो करना है अपन लोगों को। चलिए इसको बताइए, यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे, महासागरों में लवण की मात्रा और वितरण को नियंत्रित करेंगे। तो अपन लोग याद रखेंगे, देखिए जो इवेपोरेशन होता है अगर ज्यादा होगा तो लवणता ज्यादा होगी, अगर इवेपोरेशन कम होगा तो लवणता कम हो जाएगी। ठीक है। नदियों से अगर मीठे पानी का अंतर प्रवाह होगा तो भी लवणता कम हो जाएगी। वायुमंडलीय प्रेशर होगा, इससे भी लवणता कम होती है। प्रेसिपिटेशन होगा तो भी क्या हो जाएगा, आपका लवणता कम हो जाएगी, क्योंकि इससे भी मीठा पानी नीचे आता है। ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। एक दो तीन चार, चारों के चारों सही है। डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैव हाईएस्ट सैलिनिटी? निम्नलिखित में से किस सागर में सबसे अधिक लवणता है? रेड सी में, मेडिटेरियन सी में, अरेबियन सी में, या फिर ब्लैक सी में? अब आपको चार सी दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें से सबसे ज्यादा जो लवणता है वो किसकी होगी? चलिए, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो सबसे अधिक लवणता होगी वो किसकी होती है? रेड सी की होगी। कितनी होगी यहाँ पे? 37 से लेकर के 41। बाष्पीकरण के कारण तो लवणता बढ़ती है ना मैम। जब बाष्पीकरण ज्यादा होगा तो लवणता बढ़ेगी, और अगर बाष्पीकरण कम होगा तो लवणता घटेगी। चलिए आगे बढ़िए। द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन द, अत्यधिक लवणता पाई जाती है किसमें पाई जाती है? बाल्टिक सागर में, ओखोटस्क सागर में, भूमध्य सागर में, या फिर लाल सागर में? फर्स्ट कैसे सही होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा पूजा देविंदा? क्वेश्चन नंबर बताइए आप। इसी की बात कर रही हो क्या? इवेपोरेशन। यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो महासागर है उसमें लवण की मात्रा और वितरण को नियंत्रित करते हैं। घटना बढ़ना यहाँ पे नहीं पूछा गया है, मतलब कोई एक नहीं पूछा गया कि किससे घटती है या फिर किससे बढ़ती है। नियंत्रित की पूछा गया है, यानी कि कौन उसमें भागीदारी करता है जो लवणता घटने में या फिर बढ़ने में। तो बाष्पीकरण भी इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। चलिए, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट सैलिनिटी पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? तो यहाँ पे भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, रेड सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है, नियर द इक्वेटर द ओशियन वाटर इज अबाउट 7 सेंटीमीटर हाइयर इन लेवल देन द मिडिल लैटिट्यूड विच क्रिएट्स अ वेरी स्लाइट ग्रेडियंट एंड वाटर टेंड टू फ्लो डाउन द स्लोप। विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर या फिर 7, जितना ही मान लीजिए, अधिक ऊंचा होता है, जिससे बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ में होता है। सेकंड जो रीजन बता रहा है, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी कॉजेज द वाटर ऑफ एक्सपेंड, सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। सही विकल्प आप लोगों को दिए गए हैं, इनका आंसर आपका बताना है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ए सही है और आर सही है, साथ में इनकी व्याख्या भी करेक्ट हो जाएगी। दोनों सही है। अरे बाप रे, इनके दो ऑप्शन तो रह गए। चलिए माफ कीजिएगा, लेकिन यहीं पे आपके करेक्ट हो जाएंगे शायद। तो यहाँ पे देखिए जो विषुवत वृत्त के पास में ये बता रहा है कि मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है, और जिसमें बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है, जल का बहाव ढाल के नीचे की तरफ में होता है। कारण इसका क्या है कि सौर ऊर्जा से जल गर्म होता है और गर्म होकर के फैलता है। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आप लोगों का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट हो जाएगा, साथ में इनकी व्याख्या भी सही है।
आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज टेम्परेचर ऑन द ऑफ द अर्थ एट सी लेवल? समुद्र तल पर पृथ्वी का औसत तापमान निम्नलिखित में से कौन सा है? पृथ्वी का औसत तापमान आप लोगों से पूछा गया है। 11.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा पृथ्वी का औसत टेम्परेचर? यहाँ पे आप लोग पृथ्वी के जो औसत टेम्परेचर है इसको याद रखिएगा, कितना होता है? तो ये आपका होता है 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट होगा जी, सी सी सी। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, हम तो भूल गए। ये था आपका 24, 25, 26, 27। विच इज करेक्ट अबाउट हीट बजट? ताप बजट के बारे में कौन सा सही है? सागर पूछा है मैम। कहाँ पे सागर पूछा है भाई? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? चलिए इसको बताइए। द स्पाशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ द ओशियन टेम्परेचर आर indication of the heat transfer by current, absorption of solar energy, loss by evaporation and so forth। महासागर तापमान की आकाशीय और कालिक भिन्नताएं धाराओं द्वारा ऊष्मा के अंतरण, सौर ऊर्जा का अवशोषण, बाष्पीकरण आदि होने से इत्यादि के संकेत मिलते हैं। The size and character of temperature variation depend on the net rate of heat flow, transport into और आउट ऑफ वाटर बॉडी। तापमान भिन्नताओं का आकार और स्वरूप जल निकाय या फिर उससे बाहर निकलने वाले ऊष्मा प्रवाह की निवल दर पर निर्भर करता है। सी में कह रहा है क्लाउड डू नॉट एब्जॉर्ब हीट इमिटेड फ्रॉम अर्थ। बादल पृथ्वी से उत्सर्जित गर्मी को अवशोषित नहीं करते हैं। यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? चलिए यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि जो बादल हैं पृथ्वी से उत्सर्जित गर्मी को अवशोषित नहीं करते हैं, तो गर्मी कहाँ जाएगी भाई? थर्ड ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट नहीं है, बाकी के फर्स्ट और सेकंड सही हैं। ठीक है, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Why do coastal area experience loss contrast in temperature condition? समुद्री तटों में तापमान को स्थिर कम क्यों है? ड्यू टू हीट कंडीशन, ड्यू टू नॉन ऑफ द थ्री, या फिर ड्यू टू लैंड मास, ड्यू टू मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी। क्यों कम है जो समुद्री तट हैं उनमें तापमान का स्थिर क्यों कम होता है? 17.2 सही था उसका। नहीं जी, 15.2 होता है। और एक बार हम देख लेंगे, वैसे 15 ही होता है। समुद्र तल पर पूछा गया ना पृथ्वी का औसत तापमान। बिल्कुल बिल्कुल चेक करेंगे। मार्क कर लिया क्वेश्चन को, उसको जरूर देखेंगे। चलो इसको बताइए, समुद्र तटों पर जो तापमान होता है उसका स्थिर कम क्यों होता है? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, उसका जो मेन कारण होता है समुद्र की जो अंतरतलीय प्रभाव के कारण, यानी कि ड्यू टू मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी। डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। 29। इफ द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी ऑफ एन ओशियन इज हायर देन द, यदि किसी महासागर की लवणता की मात्रा अधिक है, जो क्या होगा? हिमांक कम होगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोअर, इवेपोरेशन रेट विल ऑल्सो बी हायर, बाष्प दर भी अधिक होगा, डेंसिटी विल बी लोअर, घनत्व कम होगा, टेम्परेचर विल बी लोअर, तापमान कम होगा।
चलो चलो, इसको एक बार हम जरूर देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर जो महासागर की लवणता है उसकी मात्रा अधिक है, कब? जब वाष्प दर भी अधिक होगा, एवेपोरेशन रेट विल ऑल्सो बी हायर। और फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोअर, फ्रीजिंग पॉइंट भी तो इसमें हो सकता है ना। हिमांक कम होगा तब भी लवणता अधिक होती है। वैसे इसमें आंसर आपके दोनों हो सकते हैं, ठीक है। दोनों आंसर इसमें करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आप लोग हिमांक को मान के चलिए, क्योंकि जो आयोग ने भी इसका ए ही माना था। फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोअर, यानी कि हिमांक कम होगा तो लवणता की मात्रा अधिक होगी। ए ऑप्शन इसमें मान लीजिए। सेकंड भी आप लोगों का हो सकता है। चलिए, आप अपने हिसाब से बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। हम ए ही मान रहे हैं। जी मैम। जल दर से समझता, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13। Thermocline layer in the temperature depth profile of an ocean characterized by महासागरीय जल की तापीय गहराई के पास चित्र में अवस्थित थर्मोक्लाइन परत की विशेषता है। क्या विशेषता है इसकी? रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ, इसमें गहराई के बढ़ने के साथ में तापमान में तीव्र गिरावट आती है। रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ, यानी कि इसमें गहराई के बढ़ने के साथ में तापमान में तीव्र बढ़ोतरी होती है। यूनिफॉर्म टेम्परेचर, एक समान तापमान रहता है, या फिर हाई लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी, अत्यधिक जैव विविधता होती है। चलिए, काफी इजी है। ये जो आपकी थर्मोक्लाइन लेयर होती है उसमें क्या होता है? रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी तापमान में तीव्र गिरावट आती है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 31st। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द ओशियन इज सोर्स्ड बाई, महासागरों में जल का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? द प्लांट ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल के ग्रहों के द्वारा। द सन, सूर्य के द्वारा। द ओशियनिक क्रस्ट, महासागर की बाह्य सतह के द्वारा। द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के द्वारा। जो जल का तापमान है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसमें आप लोग याद रखेंगे, जो जल का तापमान होता है ये तो आपका अपना एक तारा है, सूर्य, ठीक है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सूर्य के द्वारा जो महासागरों का जल है उसका तापमान नियंत्रित होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ ओशियन सरफेस टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर टू बार पोल्स, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर समुद्र के जल के तापमान के घटने की सामान्य दर निम्नलिखित में से कौन सी है? 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैटिट्यूड, या फिर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड लैटिट्यूड, या फिर 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैटिट्यूड, या फिर 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड लैटिट्यूड। कौन सा इसका आंसर होगा? जो तापमान के घटने की दर होती है वो कितनी होती है? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैटिट्यूड होती है, ठीक है। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बी करेक्ट है। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर के पानी के ताप वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? लैटिट्यूड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, भूमि और पानी का असमान वितरण, प्रिवेलिंग विंड्स, प्रचलित पवनें, स्लोप ऑफ लैंड टुवर्ड ओशन, समुद्र की ओर में भूमि की ढलान। बी आई थिंक, हाँ जी। चलो, तो यहाँ पे जो आपका महासागर का पानी है उसके ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। क्या यहाँ पर प्रभावित नहीं करेगा? ताप की पूछा गया है।
प्रचलित पवनें तो करेंगी ठंडी, अगर किसी ओशियन है, महासागर है, वहां से जैसे ठंडा महासागर है, यहाँ पे पानी ठंडा है, गर्म हवाएं गुजरी तो ऊपर वाला जो पानी होगा वो गर्म हो जाएगा, ये तो इसको प्रभावित करेगा। लेकिन जो समुद्र की ओर में भूमि का ढलान होगा, ये इसको कोई प्रभावित नहीं करेगा। तापमान में कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा था? 33, 34। Choose the correct sequence of words in the given option to complete the sentence given below। नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। द इनक्लोज्ड सी इन द, ये आपको खाली जगह दी गई है। लैटिट्यूड रिकॉर्ड रिलेटिवली, फिर आपको ऑप्शन दिया गया है टेम्परेचर देन द ओशियन सीज। अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा लो होता है या फिर लोअर होता है, लो होता है, हाइयर होता है, हाई या फिर लो, और हाई और हाइयर होगा। ओ ताप, अच्छा, ओके ओके। चलिए ये बताइए। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, जो आंसर है। अच्छा, यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। केवल ए करेक्ट होगा, ए और डी करेक्ट होगा, बी और सी, ए और सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का दो आंसर करेक्ट हो जाएंगे। एक तो क्या होगा, निम्न अक्षांशों में स्थित जो परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। और उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी और सी करेक्ट होगा यहाँ पे, बी और सी, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर ऑफ द ओशियन इज, सागर के सतह जल का औसत तापमान कितना है? 20 डिग्री, सॉरी 22 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है, 26.7 डिग्री सेल्सियस, या फिर 18.6 डिग्री। अधिक लवणता अधिक होता है, हाँ जी। चलो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, जो सागरों के सतह जल का औसत तापमान आपका करेक्ट होगा, कितना होगा? ये आपका 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है। चलो आगे बढ़िए। सतह जल का औसत तापमान। क्या हुआ? यहाँ पे डाउट है, एक मिनट। भूमध्य रेखा का तब कितना होता है, एक बार, सागर सतह के जल का औसत तापमान। इस इस पे किस किस को डाउट है? डाउट है क्या किसी को इस क्वेश्चन पे? चलिए इसका बताइए आप लोग तब तक। एक मिनट एक मिनट, ये जो आपका सागर सतह का और उनका तापमान है, ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, 18.6 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। 18.6 होगा।
18.6 होगा। 17 क्यों होगा पूजा देविंदर? ये सागर की सतह का पूछा गया है ना। हाँ जी, 18.6, चलिए चलिए, हो गया, करेक्ट हो गया। ये हमें भी इसमें डाउट लग रहा था इसलिए चेक किया। डी होगा। चलो इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रोल द डेंसिटी ऑफ सी वाटर? निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्री जल के घनत्व को नियंत्रित नहीं करता है? एरिया, क्षेत्र करता है, या फिर सैलिनिटी, प्रेशर, टेम्परेचर? चलो ऑप्शन आपका यहाँ पे बताइए कौन सा करेक्ट होगा। जो समुद्री जल के घनत्व को नियंत्रित नहीं करता है, तो उसमें आप लोगों का देखिए, सैलिनिटी करेगी, टेम्परेचर करेगा, प्रेशर करेगा, बट एरिया, क्षेत्र नहीं करेगा। ये करेक्ट होगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। इसका आंसर कीजिए। विच साल्ट इज एविडेंटली प्रेजेंट इन द सी वाटर? समुद्री जल में कौन सा लवण प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है? लवण आप लोगों को दिए गए हैं, कौन से लवण यहाँ पे प्रचुर मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलते हैं? आंसर कीजिए फटाफट से। प्रचुर मात्रा में जो लवण आपको समुद्री जल में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, काफी टाइम से अपन लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट करेंट्स? धारा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? सैलिनिटी, खारेपन से, विंडो यानी कि हवा से, अट्रैक्शन ऑफ मून, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव? किससे प्रभावित नहीं होती है पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग याद रखें किससे प्रभावित नहीं होती है। शी। चलिए और बताइए। यहाँ पे देखिए, आप लोग याद रखेंगे जो कह रहा है कि अट्रैक्शन ऑफ द मून, जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है, ये बता रहा है कि इससे धारा प्रभावित होंगी, जबकि नहीं होती है। जो अपन चंद्रमा की आकर्षण शक्ति को पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं? ज्वार भाटा के लिए पढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, इसको किसके लिए पढ़ते हैं? ज्वार भाटा के लिए पढ़ते हैं, ना कि धारा के लिए। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 39। वॉट ड्राइव द मूवमेंट ऑफ ओशियन करंट? समुद्री धाराओं की गति किसके द्वारा संचालित होती है? अंडर वाटर अर्थक्वेक, पानी के नीचे भूकंप आता है उससे, या फिर अर्थ रोटेशन के द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा, विंड यानी कि हवा के द्वारा, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव? हाँ जी, चलिए इसको बताइए। ये जो समुद्री धारा होती है, इनकी गति संचालित होती है किसके द्वारा होती है? हाँ जी, यहाँ पे देखिए, जो अपन लोग देखें समुद्र धाराओं की जो गति होती है, वो प्रभावित किस किस से होती है? पृथ्वी का घूर्णन, अर्थ रोटेशन इसमें मायने रखेगा, विंड भी इसमें मायने रखती है। यानी कि यहाँ पे आप लोग का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएंगे। डी आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा।
इन विच सीजन इज द नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन मोस्ट एविडेंट? उत्तरी अटलांटिक दोलन किस ऋतु में अधिकतम पाया जाता है? ऑटम यानी कि पतझड़ में, विंटर यानी शरद में, समर यानी कि शिशिर में, स्प्रिंग यानी कि बसंत में। कब आप लोगों का जो उत्तरी अटलांटिक दोलन है किस ऋतु में अधिकतम पाया जाता है? यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो उत्तरी अटलांटिक दोलन है वो अधिकतम पाया जाता है, वो आप लोगों का पाया जाएगा शरद ऋतु में, विंटर्स में। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, विंटर सीजन में ये सर्वाधिक पाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ओशियन करंट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्री धाराओं के संबंध में सत्य नहीं है? दे इफेक्ट द ट्रेड एज दे कीप हार्बर्स ओपन। वे वाणिज्य को प्रभावित करती हैं क्योंकि वे बंदरगाहों को खुला रखती हैं। ओशियन वाटर इज प्योर एंड क्लीन। महासागर का जल शुद्ध और साफ होता है। दे अफेक्ट द फिनिशिंग पैटर्न ऑफ कोस्टल एरिया। वे तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने के स्वरूप पैटर्न को प्रभावित करती हैं। वार्म करंट रेज द टेम्परेचर एंड कोल्ड पोलर करंट रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द एरिया दे पास थ्रू। गर्म धाराएं उन क्षेत्रों का तापमान बढ़ाती हैं और ठंडी ध्रुवीय धाराएं उन क्षेत्रों का तापमान कम करती है जहां से वे गुजरती हैं। तो समुद्री धाराओं के बारे में जो सही नहीं है उसका आंसर आप लोगों को देना है क्वेश्चन नंबर 41। तो ये कह रहा है कि जो महासागर होते हैं उनका जल शुद्ध और साफ होता है। भैया इतना शुद्ध और साफ नहीं होता कि आप लोग उसको पी सको। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये सही नहीं है, बाकी के सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42। द फैक्टर अफेक्टिंग ओशियन करंट इंक्लूड। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या सम्मिलित है? सैलिनिटी, लवणता है, डायरेक्शन ऑफ एंड फोर्स ऑफ विंड है, हवाओं की दिशा और बल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर सभी विकल्प हो जाएंगे। शुद्ध नहीं होता है उससे। धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक इसमें पूछे गए हैं। देखिए, जो धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उसमें आप लोग सैलिनिटी को भी रखोगे। D2O भारी जल होता है, हाँ जी। चलो, सैलिनिटी को रखोगे, हवाओं की दिशा और बल को रखोगे, गुरुत्वाकर्षण बल को रखोगे। यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? डी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? वायु प्रतिबल, दाब प्रवणता, तटीय स्थलाकृति और निचली उच्च दाब, और लवणता। ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक उसमें वायु प्रतिबल होगा, दाब प्रवणता होगी, तटीय स्थलाकृति और निचली उच्च दाब इसमें शामिल रहेगा, और साथ में लवणता भी। ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 2 3 4। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 44। ये बताइए, आंसर कीजिए इसका।
यहाँ पे विच ओशन करंट ट्रांसपोर्ट वार्म वाटर फ्रॉम द गल्फ ऑफ मेक्सिको अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन टू वेस्टर्न यूरोप अफेक्टिंग इट्स क्लाइमेट। कौन सी महासागरीय धारा मेक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप तक पहुंचाती है, जिससे वहां की जलवायु प्रभावित होती है? ये ऑप्शन आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। एक मिनट, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो, लेब्राडोर धारा है, कैलिफोर्निया की धारा, गल्फ स्ट्रीम, या फिर इनमें से कई हो जाएंगे या फिर एक हो जाएगा। पूजा देवेंद्र का D2O पूछ रही हैं। D2O होता है भारी पानी, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है ये, जो कि अपना जो H2O जल होता है ना, उससे अलग होता है। इसको अपन लोग पी नहीं सकते हैं। ठीक है। यानी कि जो अपन लोग हाइड्रोजन वाला पानी पीते हैं, और इसमें क्या पाया जाता है, ड्यूटेरियम पाया जाता है, जो कि अपने लिए नहीं होता है। इसका जो अपन लोग उपयोग करते हैं, जो D2O का या फिर ड्यूटेरियम का जो अपन लोग उपयोग करेंगे, वो परमाणु जो रिएक्टर होते हैं, उनको मॉडरेटर के रूप में इसका काम किया जाता है। ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम्स हो जाएगा। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सार्गेसु समुद्र निम्नलिखित महासागरों में किसमें पूर्ण विकसित है? उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में? काफी इजी बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको याद रखेंगे, जो सारगेसम है या फिर सारागेसो है, ये एक घास होती है, समुद्री घास है, और इसने एक चक्र टाइप का इस तरीके से बना लिया है, वो भी अटलांटिक महासागर में। और इसके बीच का जो पानी है वो काफी ज्यादा शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है। ठीक है, गतिहीन ये यहाँ पे पानी होता है, शांत क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, ये आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करंट? निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय गर्म धारा है? लेब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम, दक्षिण अटलांटिक विस्थापन, या फिर फॉकलैंड धारा? गर्म जल धारा पूछी गई है, तो अभी अपन लोगों ने पढ़ी हुई है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, प्रभाव वगैरह इसका ठीक से पढ़ लेना। पुर्तगाली शब्द है, हाँ जी, समुद्री घास। क्वेश्चन नंबर 46 7 है। Which one of the following current flow along the northwestern coast of Africa? अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सी धारा बहती है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फॉकलैंड धारा, बेंगुएला धारा, कनारी धारा, अग्लोहास धारा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ एट द कोल्ड, हाँ जी, लेब्राडोर। तो जो आपका अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में कनारी की धारा हो जाएगी। ठीक है, सी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा निम्नलिखित में से विश्व के किस तटीय क्षेत्र से गुजरती है? यूएसए के पश्चिमी क्षेत्र से, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र से, कनाडा के पूर्वी क्षेत्र से, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र से? तो कहाँ से कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा गुजरती है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, जो आपका कैलिफोर्निया में जो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा है वो निकलती है यूएसए के पश्चिमी क्षेत्र से गुजरती है। ठीक है, ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। बेंगुएला, हाँ जी, बेंगुएला करेक्ट है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से गर्म समुद्री धारा कौन सी है? ओयासियो है, कैलिफोर्निया है, लेब्राडोर है, क्यूरोसियो है? कौन सी गर्म समुद्री धारा होगी?
याद रखेंगे आपकी जो क्यूरेशियो है ये एक गर्म समुद्री धारा हो जाएगी। बाकी के ओयोशियो, कैलिफोर्निया, लेब्राडोर तीनों की तीनों जलधाराएं कैसी हो जाएंगी? ठंडी जलधाराएं हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। What is the name for the phenomenon characterized unusual warm ocean temperature in the equatorial Pacific region? भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म समुद्री तापमान की विशेषता वाली घटना का नाम क्या है? अल नीनो मोड की, या फिर लानीना, एल नीना, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। प्रशांत महासागर में क्यूरिश हुआ। बहुत बढ़िया पूजा देवेंद्र। इसी तरीके से आंसर कीजिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। चलिए, यहाँ पर क्या कारण होगा कि जो असामान्य रूप से गर्म समुद्री तापमान की विशेषता वाली घटना है, तो उसमें आप लोग याद रखेंगे जो अल नीनो होता है। क्या होता है? अल नीनो होगा। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर, ये बताइए आप लोग 50 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे? अच्छा मैम जी, थैंक्स भी आ गया। हम बताइए, 50 क्वेश्चन और सॉल्व करना चाहेंगे? कंप्लीट 100 कर लें आज। वैसे बनाया तो हमने आपके लिए 250 थे, पर फिर भी आप बताइए 100 कर लें? क्योंकि थोड़ा सा आज लेट हो गए थे, सोचा था 8 बजे से क्लास लेंगे तो कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार कमेंट कीजिए, 50 और कर ले सॉल्व? नहीं बस। ओके, और बताइए। बताओ, सॉल्व करें? ओके, चलो मेजोरिटी ऑफ जी मैम की आई है तो हम सॉल्व करेंगे। चलो आइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 51, इस पे मत जाइएगा। ड्यूरिंग एल नीनो द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरुवियन कोस्ट इंक्रीज बाई। एल नीनो के समय पेरू तट का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? हाँ जी, तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 10 डिग्री सेल्सियस। किसी दिन आप लोगों को बिठाएंगे, पीजीटी से पहले ही बिठाएंगे 500 क्वेश्चन सॉल्व करने को, फिर चाहे 4 घंटे लगाए चाहे 5 घंटे लगाए, हम भी बैठेंगे, आप भी बैठना। ठीक है, क्वेश्चन बना रहे हैं। चलो, तो यहाँ पे जो पेरू तट का जल का तापमान है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? तो याद रखेंगे आप लोग, 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान बढ़ता है। ठीक है, 5 बढ़ता है। ए नहीं होगा, डी होगा। अल नीनो के समय 3 से 5 बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक ही दिया है तो आप लोग 5 रखिएगा। वैसे 3 से 5 बीच में आपको कुछ भी दे दे तो वो आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 52। विद रिगार्ड टू द एल नीनो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एल नीनो के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एल नीनो मीन्स चाइल्ड क्रिस्ट। एल नीनो का अर्थ होता है चाइल्ड क्रिस्ट, यानी कि बाल यीशु होता है। इट इज वार्म ओशियन करंट अपियरिंग अलोंग द पेरू कोस्ट जनरली इन दिसंबर। यह एक गर्म महासागरीय धारा है जो कि पेरू के तटीय क्षेत्रों के किनारे से होकर सामान्यतः दिसंबर माह में दिखाई देता है। द इंडियन मानसून इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द अल नीनो। भारतीय मानसून भी अल नीनो से प्रभावित होता है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, 1 और 2, 1 और 3। ऑल ऑफ सही, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कि जो अल नीनो है चाइल्ड क्रिस्ट, यानी कि यीशु का बच्चा इसको बोला जाता है, करेक्ट हो जाएगा। और ये एक गर्म महासागरीय धारा है जो कि पेरू के तटीय क्षेत्रों के किनारे से होकर के सामान्यतः दिसंबर माह में ये दिखाई देती है। और भारतीय मानसून भी इससे प्रभावित होता है, यानी कि ऑल ऑफ यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी सही हो जाएंगे। इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 53। अल नीनो जो दक्षिणी दोलन है किससे संबंधित है? निरंतर वर्षण से, समुद्र के सामान्य तापमान में वृद्धि से, लवणता में मात्रा की कमी से, या फिर ठंडे पानी की धाराओं से?
तो यहाँ पे जो पूछा गया है अल नीनो दक्षिणी दोलन, ये किससे संबंधित होता है? नॉर्मल जो आपका सामान्य तापमान होता है उसमें वृद्धि हो जाती है 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की, ठीक है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए 54। What is the name of periodic development of a warm ocean current along the coast of Peru as a temporary replacement of Peruvian current? पेरू की धारा के अस्थायी प्रस्थापन के रूप में पेरू के तट के साथ में एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास का क्या नाम है? जेट स्ट्रीम है, अल्निनो है, पश्चिमी हवाएं हैं या फिर कोरियोलिस फोर्स होगा? चलिए, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, ये जो पेरू का धारा है अस्थायी प्रस्तापन के रूप में एक गर्म महासागरीय धारा का आवधिक विकास, तो वो भी इसमें घटना क्या होगी? अल्नीनो की होगी। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। 55 खा पी के तो बैठे हैं ना आप लोग। द नेम ऑफ अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट इज एसोसिएट विद विच वाटर करंट? अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट का नाम किस जलधारा से जुड़ा हुआ है? अलास्का की धारा से, पेरू की धारा से, अल्निनो धारा से या फिर कैलिफोर्निया की धारा से? काफी इजी क्वेश्चन। ये जो हम्बोल्ट है इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पे आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? पेरू की धारा से इनका नाम जुड़ा हुआ है क्योंकि इन्होंने इसकी क्या की थी? खोज की थी। 56। निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? पेरू की धारा, अल नीनो धारा? यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, कौन सी करेक्ट होगा? खाना नहीं खाया? अरे बाप रे, पाप लगेगा हमको। पेरू हम्बोल्ट ठंडी जलधारा, ओके। चलो, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा? जो अल नीनो है वो गर्म जलधारा है और ये आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम भी आपकी तरह जल्दी ही खाते हैं। हाँ जी, हमारा तो 6 6:30। अब थोड़ा सा गर्मी में दिन लेट डूबता है, जो सूरज चचा है वो लेट जाते हैं, तो 7:30 बज जाता है, लेकिन सर्दियों के टाइम में 5:30 6 लास्ट। 57। सही है ना यार? फिर बर्तन वर्तन धुलने होते हैं, आधी रात हो जाती है, कौन करे इतना काम? हमने बनाया नहीं अभी खाना, बहुत बढ़िया। चलो, द कोल्ड करंट फ्लोइंग अलोंग द कोस्ट ऑफ चिली एंड पेरू इज नोन एज। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? अग्लुहास धारा, अल्निनो की धारा, हम्बोल्ट की धारा? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा? खाना जल्दी ही बनाया कीजिए, जल्दी खाया कीजिए, बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, चिलू और जो पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा है वो कोई और नहीं, हम्बोल्ट या फिर पेरू की धारा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58। कंप्लीट होने के बाद बनाओगे, अच्छा। Name the new ocean current discovered off the coast of Madagascar that feeds into the मोजाम्बिक चैनल। मेडागास्कर के तट पर खोजी गई नई महासागरीय धारा जो कि मोजाम्बिक प्रणाम चैनल को जल प्रदान करती है, उसका नाम क्या है? साउथ ईस्ट मेडागास्कर कोस्टल करंट, या फिर साउथ वेस्ट मेडागास्कर कोस्टल करंट, ईस्टर्न मेडागास्कर कोस्टल करंट, या फिर नॉर्दर्न मेडागास्कर कोस्टल करंट? क्लास करते करते बनाए हैं, अभी खाए नहीं हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक साथ दो काम। अगर आप मेरी मम्मी को बताती ना तो अभी मेरे पास मार वार पड़ ही जाती, कुछ ना कुछ फेंक के आ ही जाता। सच में। तो यहाँ पे आप लोग का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो धारा है ये जो खोजी गई है इसका नाम है साउथ वेस्ट मेडागास्कर कोस्टल करंट, यानी कि दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर तटीय धारा हो जाएगी ये, ठीक है। 59। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करंट? निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, बेंगुएला करंट, हम्बोल्ट करंट, एग्लोहास करंट? गर्म समुद्री जलधारा पूछी गई है। हाँ जी, सच में कल्पना साहू बता रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ फेंक के आ जाता। चिमटा, बेलन, चप्पल जो भी है, आ ही जाता।
86। चलिए, यहाँ पे जो गर्म समुद्री जलधारा है वो आप लोगों की कौन सी हो जाएगी? अग्लोहास की जो धारा है वो गर्म है, बाकी की तीनों जलधाराएं ये ठंडी हो जाएंगी। ठीक है मैम, सही बोला। गांव में यही होता है, यही होता है भाई उनको। अरे कहावत और होती है, एक काज दो बटन, पता नहीं ऐसे कुछ एक कहावत है। वो बोलती भी है मम्मी, ज्यादातर बोलती हैं। वो तो पापा हैं बचाने के लिए, वरना मेरे तो पर डे दिन में 2-3 बार तो पिट ही जाऊं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ओशियन करेंट ओशियन इज करेक्ट? निम्नलिखित महा गुड इवनिंग राज मौर्य। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा युग्म सही है? गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक ओशियन में है, लेब्राडोर करंट पैसिफिक ओशियन में है, पेरू करंट इंडियन ओशियन में है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आंसर आपको बताने हैं, और लाइक शेयर आप लोगों को करना है जो भी नए आ रहे हैं। ठीक है, चलो। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? गल्फ स्ट्रीम आप लोगों को दी गई है अटलांटिक महासागर में, लेब्राडोर दी गई है प्रशांत महासागर में। लेब्राडोर प्रशांत में किसने भैया करेक्ट की थी? ये कैसे करेक्ट हो जाएगा? कहाँ पे? ये अटलांटिक में है। पेरू हिंद महासागर में कहाँ से हो जाएगी? तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का ओनली डी करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए, डी आंसर यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 61। हाँ, एक पंथ दो काज, बहुत, हाँ ये सेम कहावत यही बोलती है। न्यू स्टूडेंट, स्वागत है आपका राज मौर्य। What is the significance of the Strait of Hormuz in relation to petroleum in the Middle East? मध्य पूरब में पेट्रोलियम के संबंध में हॉर्मुज जलडमरू मध्य का क्या महत्व है? It has no relevance to petroleum trade. इसके पेट्रोलियम व्यापार से कोई प्रासंगिकता नहीं है। It is crucial चेक पॉइंट होगा यहाँ पे फॉर ग्लोबल पेट्रोलियम, या वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है। इट इज अ मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, यह एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। मोर देन वन ऑफ द अबव करेक्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव करेक्ट है? मध्य पूर्व पेट्रोलियम के संबंध में हॉर्मुज जो आपका जलडमरू मध्य है उसका महत्व पूछा गया है। क्या है इसका महत्व? चलिए भाई, सभी लोग इनका स्वागत कीजिए, अपनी फैमिली में एक और मेंबर जुड़े हैं। 61। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का, ये तो करेक्ट नहीं होगा, कोई प्रासंगिकता नहीं है, तो इसने इसका पूरा भाव गिरा दिया। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि यह वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है, ये आपका करेक्ट है, और यह एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। बी ही करेक्ट माना है, बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें बी ही करेक्ट होगा। 62। बेरिंग जल संधि के बीच का जो प्रवेश द्वार है, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। पूजा इस पर किसकी प्रिपरेशन कराई जाती है? हार्मोन जल संधि, जो भी आप शैक्षिक तैयारी कर रहे हैं शिक्षण से संबंधित, उसकी कंप्लीट तैयारी है। ज्योग्राफी से संबंधित आप लोग कोई भी पेपर देना चाहो वो दे सकते हो। हाँ जी, ज्योग्राफी ज्योग्राफी होती है बिल्कुल। चलो, तो यहाँ पे जो बेरिंग जल संधि है, ये किसके बीच का द्वार होता है? तो ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच का। ठीक है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर के माध्यम से आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है क्या? इंडोनेशियाई द्वीप समूह, बेरिंग जल संधि, मैगलिन जल संधि, या फिर हवाई द्वीप समूह? कंडीशन की
चलिए इसको बताइए, जो प्रशांत महासागर है इसके माध्यम से आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे बेरिंग जल संधि हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, भूल गए आप लोग, गुस्सा करोगे। थर्ड 63। चलिए 64। द पैसिफिक ओशियन इज कनेक्टेड टू आर्कटिक ओशियन थ्रू, प्रशांत महासागर जुड़ा हुआ है किसके माध्यम से? आर्कटिक महासागर से। इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वारा, बेरिंग जल संधि के द्वारा, मैगलिन के द्वारा, या फिर हवाई द्वीप समूह के द्वारा। अभी अपन लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ था कि जो प्रशांत महासागर है ये जुड़ा हुआ है किससे? बेरिंग जल संधि से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 65। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टाइड, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा का प्रकार नहीं है? नीप टाइड, या फिर स्प्रिंग टाइड, या फिर आपका डायरेनल टाइड हो जाएगा, या फिर क्वार्टरली टाइड हो जाएगा। चलिए इसको बताइए, ये जो आपका टाइड टाइप्स ऑफ टाइड दिए गए हैं कौन सा नहीं होगा? तो देखिए अपन लोग नीप टाइड को पढ़ते हैं, स्प्रिंग को पढ़ते हैं, डायरनल को पढ़ते हैं, लेकिन क्वार्टरली को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका क्वार्टरली है इस टाइड को अपन लोग नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 66। If the tide occur at a place at 6 p.m. when will be the next tide occur? एक जगह पर शाम के 6 बजे ज्वार उठता है, तो अगला जो दूसरा ज्वार आएगा वो कितने टाइम बाद आएगा? आपका 12, यानी कि 12:13 पे आएगा, रात के 12 बजे, ठीक है। या फिर 6:26 पे आएगा सुबह के टाइम पे, या फिर 12:39 पीएम पे आएगा, या फिर 6:52 पीएम पे आएगा दूसरे दिन। एक ज्वार आने के बाद में जो टाइम होता है उसमें कितना होता है अंतर? 12 घंटे 26 मिनट की देरी से आता है दूसरा टाइड, तो वो आप लोगों का कितना होगा? अब इसमें आप लोग 6 के बाद में 12 घंटे और जोड़ेंगे तो दूसरा कितना बजेगा? आपका 6 बजेगा, लेकिन उसमें 26 मिनट एक्स्ट्रा और होती है। क्यों? क्योंकि अपनी जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है, उसके कारण थोड़ा सा लेट होता है। और ये इसमें देरी जो होती है वो कितनी होती है? 12, यानी कि 6:26 पे आप लोगों का दूसरा आएगा एएम। ये आपका आया शाम के टाइम पे, और ये आएगा एएम पे, ठीक है। पीएम एएम सब्सक्राइबर चैनल के। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 67। When the sun, the earth and the moon come in the position of quadrature, then which tide is caused? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्षेत्रकलन की स्थिति में आते हैं तो कौन सा ज्वार आता है? हाँ, 24-52। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये कलन की स्थिति में हो, यानी कि क्वाड्रेटर में हो, तब कौन सा टाइम वो आपका ज्वार आएगा? इस टाइम पर आपका जो ज्वार आता है वो कौन सा आता है? नीपटॉइड, यानी कि लघु ज्वार आएगा। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जेनेटाइड कैसे आ जाएगा? 68। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा समकोणिक स्थिति में हो तब कौन सा ज्वार आता है? लघु ज्वार आता है, भाटा आता है, पूर्ण या फिर दीर्घ ज्वार आता है, या फिर उच्चतम ज्वार आता है? बृहद ज्वार तो जब एक सीध में होंगे ना गुड्डा तुम्हें, तब आएगा। जब समकोणिक स्थिति में होते हैं, आपका यहाँ पे सन होगा, और यहाँ पे आप लोगों की अर्थ मान लीजिए, यहाँ पे आप लोगों का इस तरीके से हो समकोणिक में, तो आपका क्या आता है? लघु ज्वार आएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 69।
Tide which are caused when the sun, the earth and the moon come the position of quadrature are called. जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो उसके कारण आने वाला ज्वार क्या होता है? नादिर ज्वार होता है, बोर ज्वार होता है, स्प्रिंग ज्वार होता है या फिर नीप ज्वार होता है। ये भी अभी अपन लोगों ने सॉल्व किया है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? जब समकोणिक स्थिति पे होते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों का जो, जी मैं क्वेश्चन समझी नहीं थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भी आप लोगों का नीप टाइड आएगा, समकोणिक स्थिति होती है। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 70। Which of the following are two type of tide based on the position of sun, moon and earth? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से ज्वार के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? डूरिनल ज्वार होगा, बसंत ज्वार होगा, मिश्र ज्वार होगा या फिर नीप ज्वार होगा। डिग्री लघु ज्वार, हाँ जी लघु ज्वार, चलो सबका करेक्ट है। सब लोगों ने लाइक शेयर तो किया है ना? तो यहाँ पे आपका जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर पूछा गया है, ज्वार के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? हम्म। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर करेक्ट होगा, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सरल रेखीय दिशा में होते हैं तब ज्वारीय तरंगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन अपोजिशन कहा जाता है, सिजगी यानी कि युति भुति की स्थिति कहा जाता है, संयोजक कंजंक्शन कहा जाता है या फिर क्वाड्रेचर कहा जाता है। तो यहाँ पे अपन लोग याद रखेंगे, जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सरल रेखीय दिशा में होती है, और जो आप लोगों की जो ज्वार की घटनाएं होती है, नीप टाइड और जो आपकी स्प्रिंग टाइड होती है, ये सभी जो घटना होती है वो आपकी क्या होती है? युति वियुति की होती है, सिजगी की ये घटनाएं होती हैं। बी आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। दो घटित ज्वारों के बीच में कितना समय लगता है? 53 मिनट से लेकर के 42 सेकंड, 55 मिनट से लेकर के 40 सेकंड, 48 मिनट से लेकर के आपका 20 सेकंड और 48 मिनट 48 सेकंड, दो ज्वारों के बीच में। आंसर कीजिए 52 मिनट। अमावस्या पूर्णिमा बनाते हैं इससे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे आप लोगों का 48 मिनट 48 सेकंड हो जाएगा। डी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73। The origin of tide in the ocean is primarily concerned with the, समुद्र में ज्वार भाटा उत्पत्ति मुख्य रूप से संबंधित है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन से, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से। ये किससे संबंधित होगा? आपका केवल एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दो होगा, तीन होगा या फिर सी, डी होगा। चलिए, तो यहाँ पे अपन लोग याद रखेंगे, जो समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा होगा? जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन यानी कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और साथ में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों इसमें लगते हैं, तो अब आप लोगों को क्या आता है? ज्वार भाटा आता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 48 48 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 74। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है?
चुंबकीय दबाव तथा ऊंचाई, जेट स्टीम तथा घर्षण बल, कोरियोलिस बल तथा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और केंद्र त्यागी बल। किन दो बलों के बीच का अंतर होता है ज्वार पैदा करने वाला बल? तो यहाँ पे आप लोग आंसर याद रखेंगे। जो ज्वार पैदा करने वाला बल होता है वो एक तो आपका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, दूसरा आप लोगों का केंद्र त्यागी बल होगा। तो डी आंसर यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा जी। केंद्र त्यागी बल या फिर यहाँ पे आप लोग इसका एक और नाम याद रख लीजिए, अब केंद्रीय बल होता है ये। ठीक है, इसको देख करके आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। अब केंद्रीय बल ये भी इसमें मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 75। द हाइएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड occur the इन द बे ऑफ फंडी, वेयर इज लोकेटेड। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो कि फंडी की खाड़ी में आता है, ये कहाँ पे स्थित है? वेस्टर्न यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में स्थित है, साउथ अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है या फिर कनाडा में है? कहाँ पे स्थित है आप लोगों की ये बे ऑफ फंडी? तो आप लोग को यहाँ पे एक तो याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है, फंडी की खाड़ी में आता है, आप लोगों को पता है। ऊंचाई इनकी अपर आप लोगों से कभी पूछी जाए तो ये कितनी होती है? 15 से 16 मीटर के करीब में यहाँ पे आपको ऊंचाई देखने को मिल जाती है, और ये कहाँ पे है? कनाडा में है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीप टाइड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। निम्न ज्वार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट कहना है, at this time the sun and the moon are at right angle to each other and the force of the sun and moon tend to contract one another। इस समय चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। नॉर्मली देयर इज अ 7 डे इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। सामान्यतः बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में 7 दिन का अंतराल होता है। सबसे ज्यादा कच्छ की खाड़ी में? नहीं भाई, सबसे ज्यादा फंडी की खाड़ी में आते हैं। चलो, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे आंसर कौन सा करेक्ट होगा इसका। ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो इस समय चंद्रमा सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, सूर्य चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और सामान्यतः जो बृहद ज्वार होता है, निम्न ज्वार होता है, इसके बीच में 7 दिन का अंतर होता है। ये भी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 8। सिंचे इज द टाइप ऑफ, जो सिंचे या फिर सियाचे होता है एक प्रकार है, किसका है? ग्लेशियर है, नेचुरल वेजिटेशन है, करंट है या फिर वेव है? चलिए, यहाँ पे आप लोग सियाचे जो याद रखेंगे क्या होता है। हाँ, अब ठीक है आपका। अच्छा, कल्पना साहू ने आंसर किया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो सियाचे होती है ना, ये क्या होती है? ये एक वेव होती है, तरंग होती है। ठीक है, ये क्या रखोगे आप लोग याद रखोगे, ये दोलन उत्पन्न करने वाली एक स्थैतिक तरंग होती है। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा।
जब तेज पवनें होती है ना, और वो पवन वायु दाब के कारण आगे पीछे होती हैं, और आगे पीछे होने के कारण जब तेज पवनें चलती हैं तो उससे जो पानी होता है वो एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, वो आगे पीछे जैसे दोलन होता है ना, जैसे पेंडुलम इस तरीके से चलता है, इस तरीके से, इसी तरीके से पानी को करता है। जब तेज पवन होती है वो पानी को इसी तरीके से बहाती है, फिर लेके आती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरंग होती है। सियाचिन विश्व का, वो सियाचिन है, ये सियाचे है। ठीक है, ये अलग है पूजा। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो सियाचिन एक ग्लेशियर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 78। दो क्रमागत तरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी को अपन लोग क्या कहते हैं? वेव की ऊंचाई, वेव स्पीड, वेव पीरियड, या फिर वेव लंबाई। दो क्रमागत तरंगों के बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? इसको आप लोग याद रखेंगे, कहा जाता है क्या? वेव लंबाई। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? वेव लंबाई कहा जाता है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समुद्री तरंग वेग निम्नलिखित अनुपातों में से किसके द्वारा सही सही दर्शाया जाता है? तरंग ऊंचाई का तरंग लंबाई से, तरंग ऊंचाई का तरंग अवधि से, तरंग लंबाई का तरंग अवधि से, या फिर तरंग लंबाई का तरंग ऊंचाई से। जो समुद्री तरंग वेव है या फिर वेग है, इसको अपन लोग मापन करेंगे किससे? इसका मापन होता है तरंग लंबाई का तरंग अवधि से होता है। ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। The highest and the lowest point of a sea wave is known by which one of the following? एक समुद्री तरंग के उच्चतम तथा निम्नतम बिंदुओं को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? वेव हाइट तरंग ऊंचाई के द्वारा, वेव एम्पलीट्यूड तरंग विस्तार के द्वारा, या फिर वेव पीरियड तरंग अवधि के द्वारा, वेव क्रेस्ट एंड वेव ट्रफ तरंग शिखर और तरंग गर्त के द्वारा। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, लेकिन इनको ढंग से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक समुद्री तरंग के उच्चतम तथा निम्नतम बिंदुओं को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? हाईएस्ट बिंदु और उसका लोएस्ट बिंदु। तो ये आपका क्या होगा? तरंग शिखर और तरंग गर्त। ठीक है, इस तरीके से हाईएस्ट, लोएस्ट। डी आंसर इसका करेक्ट होगा, 80 का। ऊंचाई क्यों मान रहे हो आप लोग? ये आपका हाईएस्ट हो जाएगा, ये ट्रफ हो जाएगा, ये सॉरी, ये आपका ट्रफ हो जाएगा, और ये आपका क्रेस्ट हो जाएगा। डी आंसर करेक्ट होगा, 81। The distance between two successive crests or trough of a wave is known by which one of the following? दो लगातार शिखर या फिर गर्त के बीच की दूरी को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? तरंग की लंबाई, तरंग की गति, तरंग की आवृत्ति, या फिर तरंग आयाम। शिखर या गर्त के बीच की दूरी। अब यहाँ पे मान लीजिए ये आपका, फिर से बना लीजिए। अब इनके बीच की दूरी आप लोगों से पूछी गई है, तो ये क्या हो जाएगी? वेव लेंथ हो जाएगी, तरंग की लंबाई हो जाएगी। ए आंसर इसका करेक्ट होगा। On the basis of classification of mud by Murray, the color of blue mud around the ocean is simply bluish black due to। मर्रे के द्वारा पंख के वर्गीकरण के आधार पर महासागरों के चारों ओर नीले पंखों का रंग नीला काला केवल किसके कारण होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन सिलिकेट हरी सिलिकेट के संचय के कारण, प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फाइड सप्लाइड आयरन लोहा सल्फाइड की उपस्थिति। यहाँ पे ये आपकी स्पेलिंग गलत की गई है। ठीक है, जो आयरन यानी कि लोहा सल्फाइड की उपस्थिति के कारण,
डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स चट्टानों के विघटन के कारण, या फिर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम की अधिक मात्रा के कारण। तो ये जो नीले पंख का रंग काला है जो दिखाई देता है किसके कारण, तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या करेक्ट होगा। आंसर आप लोग याद रखेंगे, इसमें क्या होगा, आयरन की मात्रा, जो आयरन सल्फाइड है इसकी उपस्थिति के कारण कलर आप लोगों को थोड़ा सा काला दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 83। पेरिजिक डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ मैटर derived from algae and are mostly in the form of liquid mud known as। बिलापवर्ती निक्षेप में शैवाल से पाए गए भौतिक तत्व होते हैं और ज्यादातर द्रव कीचड़ के रूप में होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्लू मड कहा जाता है, ऊज कहा जाता है, रेड मड कहा जाता है, या फिर कोरल मड कहा जाता है। शॉर्ट वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी, हाँ जी पूजा। चलिए इसको बताइए, जो पेरेजिक डिपॉजिट्स आप लोगों से पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ये जो बिलापवर्ती निक्षेप में शैवाल में पाए जाने वाले जो भौतिक तत्व होते हैं, ज्यादातर द्रव कीचड़। अब द्रव कीचड़ जो आप लोगों का होगा, मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, वो जो अंदर चले जाते हैं, जो भी आपकी हीरोइन वगैरह होती है ज्यादातर वही जाती हैं, और वो उनका एक हाथ रह जाता है, उसको वो खींचा जाता है बाहर। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका ऊज, दलदल होते हैं। ठीक है, आर्थिक भूगोल कब होगा मैम। चलिए क्वेश्चन आपके आर्थिक भूगोल के भी बना लेते हैं। 2 दिन का टाइम दीजिए आप हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84। मल्ले के द्वारा पंख के वर्गीकरण के आधार पर महासागरों के चारों ओर नीले पंख का रंग नीला काला केवल होता है किसके कारण, तो अभी अपन लोगों ने इसको सॉल्व किया है। ये किसके कारण होगा, आयरन या फिर लोहा सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 85। मोस्ट ऑफ डीप सी सेडिमेंट्स आर डिपोजिट बाई। गहरे समुद्र के अधिकतम तलछट किसके द्वारा जमा किए जाते हैं, ओशियन करेंट्स महासागर की धाराओं के द्वारा, रिवर्स नदियों के द्वारा, माइक्रोस्कोप यानी कि ऑर्गेनिक अति सूक्ष्म जीवों के द्वारा, या फिर साइक्लोन के द्वारा। जो अधिकतम तलछट है किसके द्वारा जमा किए जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे रिवर्स को। ठीक है, जो छोटे छोटे से तलछट होते हैं, और ज्यादातर जो तलछट होते हैं वो नदियों के द्वारा होंगे। एमडी गुलजार अंसारी, ये क्यों कर रहे हो आप लोग, नदियों के द्वारा बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 86। द टाइडल टेम्परेचर रेंज फॉर द सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ इज। मूंगा चट्टान के अस्तित्व के लिए आवश्यक आदर्श तापमान सीमा क्या होती है, 22 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 80 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, मूंगा के लिए पूछा गया है, कितना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा क्या, 20 से 21 जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो मूंगा के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अच्छा होता है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 21 से 22 दिया है यहाँ पे, वैसे कहीं कहीं पे 20 से 21 दिया जाता है। 87। व्हाट इज द आइडियल डेप्थ फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या होगी, 200 फीट टू 300 फीट, 250 से 400, 150 से 350। आदर्श स्थिति क्या होगी, गहराई। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे 200 से लेकर के 300 फीट के करीब, यहाँ पे इनके लिए काफी ज्यादा बढ़िया है, सफिशियंट है। निम्नलिखित में से कोरल द्वीप कौन सा है, फिजी द्वीप है, बिकनी द्वीप है, तस्मानिया द्वीप है, हवाई द्वीप है।
कोरल द्वीप आप में मूंगा चट्टान के बारे में बता दीजिए। मूंगा चट्टान कैल्शियम के बने होते हैं और ये एक ढेर टाइप में बने होते हैं, ठीक है। जैसे ही इनमें लवणता बढ़ जाती है और लवणता बढ़ने के कारण जो मूंगा होते हैं वो मर जाते हैं। इनका एक ढक्कन टाइप का बन जाता है, खोल टाइप का, इस तरीके से ये पानी के अंदर जमा होते हैं, ठीक है, इस तरीके से जमा होते जाते हैं और काफी ज्यादा मजबूत चट्टान ये बनाते हैं। और इनके लिए कई सारी आवश्यक दशाएं होती हैं, जैसे यहाँ पे अपन लोगों से पूछा गया था कि कितनी गहराई तक ये जीवित रह पाते हैं। जहां तक इनको प्रकाश मिल सके, जैसे 200 से लेकर के 300 फीट इनको प्रकाश मिलता है, तो इससे इनको भोजन मिलता है, ठीक है। और अगर जो जहां पे इनका निवास है, जहां पे ये मूंगा रह रहे हैं, उधर अपन लोग जैसे गंदगी करेंगे तो इनका जो मुख होता है वो बंद हो जाता है प्रवाल का, और उसके कारण ये मर भी जाते हैं। तो ज्यादातर इनको साफ स्थिति चाहिए होती है, बहुत ज्यादा गंदे में ये नहीं रहते हैं। बाकी का इनको टेम्परेचर जो चाहिए होता है 20 से 21 या फिर 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड इनको तापमान चाहिए होता है। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़िए। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कोरल द्वीप कौन सा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो बिकनी द्वीप है ये कोरल द्वीप हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर जिन लोगों ने किया उनका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तट के साथ में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है? क्वींसलैंड के साथ में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, न्यू दक्षिणी वेल्स में, या फिर विक्टोरिया में? किसके तट पर पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये पाई जाती है क्वींसलैंड के पास में। ये आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। द टेम्परेचर दैट प्रोवाइड फेवरेबल इकोलॉजिकल कंडीशन फॉर लिविंग कोरल रीफ इज। सजीव प्रवाल भित्ति को अनुकूल पारिस्थितिकी व्यवस्था के लिए तापमान कितना होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 15, 15 से 20, या फिर 20 से अधिक? चलिए, तो यहाँ पे आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा। अनुकूल स्थिति जो इनके लिए होती है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, यानी कि 20 से 22, 20 से 21 के बीच में आप लोग इनको मान सकते हो। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन सैलिनिटी बाय स्टूडेंट। छात्रों के द्वारा लवणता पर दिए गए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वाटर इज इक्वली साल्टी अक्रॉस द वर्ल्ड्स ओशियन। जल की लवणता महासागर में एक समान है। सैलिनिटी इंक्रीज विद डेप्थ। गहराई के साथ में लवणता भी बढ़ती है। सैलिनिटी इंक्रीज ऑन द सरफेस ऑल्सो बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। बाष्पीकरण के कारण भी सतह पर लवणता बढ़ जाती है। यहाँ पे आप लोगों को अरेंज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट ऑन द टॉपिक स्टार्टेड फ्रॉम द वन हु इज लास्ट लीस्ट क्लियर। छात्रों की समझदारी स्तर को न्यूनतम स्पष्टता से शुरू करते हुए उनको क्रम में सजाना है, यानी कि कहाँ पे उसको सूक्ष्म ज्ञान था, उस सूक्ष्म ज्ञान से लेकर के उनको, डी वाले जो ऑप्शन है आप लोगों का, सी, बी, ए, ठीक है। सूक्ष्म ज्ञान से हाईएस्ट ज्ञान की ओर में आप लोगों को चलना है। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म ज्ञान उनको क्या था कि जल की लवणता महासागरों में एक समान होती है, पहला सही है। इसके बाद में गहराई के साथ में लवणता बढ़ती जाती है, थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ उसको। फिर उनको हल्का सा ज्ञान और हो गया कि बाष्पीकरण के कारण भी सतह पर लवणता बढ़ जाती है। ये थोड़ा अधिक ज्ञान हो गया, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नन्ना मुन्ना बालक था, कोई गलती हुई हो तो इसको माफ कर देना। क्वेश्चन नंबर 92। In the hydrological cycle, evaporation is preceded by हाइड्रोलॉजिकल चक्र वाष्प से पहले होता है, क्लाउड यानी मेघ से, प्रेसिपिटेशन यानी कि प्रक्षेप संशोधन से, हीट यानी कि ऊष्मा से, कंडेंसेशन यानी कि घनीकरण से। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलॉजिकल चक्र है इसमें वाष्पीकरण से पहले जो ऊष्मा होती है वो वाष्प से पहले होता है, क्या होता है, ऊष्मा होती है, हीट होती है, ठीक है। सी आंसर करेक्ट है। ऊष्मा होगी तभी तो वाष्प होगा। 93।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सर्वाइवल? निम्नलिखित में से जीवन निर्वाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? लैंड फॉर्म, भूआकृति है, क्लाइमेट है, सॉइल है, या फिर जल की उपलब्धता है? अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पूछा गया है। अपन लोग पृथ्वी पर क्यों हैं, क्यों रह रहे हैं अपन लोग? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर क्या है? जल है। और कहा जाता है ना कि जल ही जीवन है। तो ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। डी आंसर करेक्ट होगा। 94। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हेल्प्स टू मेंटेन, जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखता है? ग्लोबल टेम्परेचर बैलेंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस, ओशियन सैलिनिटी बैलेंस, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? जलवायु नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल ही जीवन है। चलिए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ये किसको मेंटेन करती है? तो यहाँ पे आपका जो वैश्विक तापमान है इसको भी नियंत्रित करेगी, वायुमंडलीय दबाव में भी संतुलन होता है, महासागर लवणता भी इससे संतुलन होता है, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। The circulation of water within the Earth's hydrosphere in different from is known as, पृथ्वी के जलमंडल के भीतर जल का विभिन्न रूपों में प्रवाह को कहते हैं मौसम चक्र कहते हैं, नेचुरल साइकिल प्राकृतिक चक्र कहते हैं, क्लाइमेट साइकिल जलवायु चक्र कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जलीय चक्र कहते हैं। क्या कहा जाता है इस चक्र को? पृथ्वी के जलमंडल के भीतर जल का विभिन्न रूपों में जो प्रवाह होता है इसको आप लोग क्या बोलते हो? तो इसको बोला जाता है क्या? जलीय चक्र। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोला जाता है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सभी पीजीटी वाले क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा इनको फिर से। बहुत सारे क्वेश्चन, करीब यहाँ पे मेरे पास 2000 से ज्यादा है, सब सॉल्व करा देंगे आपको पेपर से पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है? एवेपो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, संघनन, ऊर्ध्वपातन। कौन सी क्रिया हाइड्रोलिक चक्र में शामिल होगी? थैंक यू सो मच गुड्डा देवी दुबे। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो जल चक्र में अपन लोग शामिल करेंगे वो क्या क्या हो जाएगा। एक तो आपका बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन। और इसके बाद में आपका संघनन भी होगा, लेकिन ऊर्ध्वपातन को नहीं रखेंगे आप लोग, सब्लिमेशन इसमें शामिल नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। Considering the distribution of fresh water on the earth, which of the following is are correct? पृथ्वी पर मीठे पानी के वितरण को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है? ग्राउंड वाटर यहाँ पे दिया गया 29% है, यानी कि भूमिगत जल आप लोगों का 29%। ग्लेशियर्स के पास में 68.7% है, और लेक्स के पास में 2.5% है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ही नहीं दिखा। कौन से वाले का पूरा नहीं दिखा ऑप्शन, एक बार बताइए भाई। 97। चलिए, इसका बताइए कौन कौन से जो करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए, अपन लोग याद रखें, ये जो आप लोगों का ग्राउंड वाटर है 29.9% हो जाएगा, ग्लेशियर के पास में 68.8% हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 96 का आपको ऑप्शन नहीं दिखा? ये है तो ऑप्शन। ये देख लिया, आप ऑप्शन चेंज कर लें। चलो।
बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 98। आउट ऑफ टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ व्हाट परसेंटेज वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस। पृथ्वी पर कुल मीठे जल के संदर्भ में कितना प्रतिशत जल बर्फ के रूप में, 65%, 70%, 75% या फिर 80%। कितना परसेंट जल है जो कि बर्फ के पास में है? तो यहाँ पे लगभग में मान लेंगे अपन लोग 70%। ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। Which of the following phenomena is not involved in the hydrological cycle? निम्नलिखित में से कौन सी घटना जल विज्ञान चक्र में शामिल नहीं है? ट्रांसपीरेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा या फिर कंडेंसेशन। जल विज्ञान चक्र में शामिल नहीं होगा। क्या शामिल नहीं होगा? 65 नहीं, 70 मान लीजिए। अभी अपन लोगों ने 68 लगाया था ना, तो उसके लगभग में आप लोग 70 मान सकते हो। पीछे नहीं मानो, उसको आगे मानो। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो जल विज्ञान चक्र में शामिल नहीं होगा, वो क्या शामिल नहीं होगा? ये जो आपका डिकम्पोजिशन होता है वो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन शामिल नहीं होगा। बाकी का जो आपका ट्रांसपिरेशन है, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, तीनों शामिल हो जाएंगे। आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन। फ्लेंडियन ट्रांसग्रेशन इम्प्लाइज, फ्लेंडियन अतिक्रमण जो ट्रांसग्रेशन होता है, इसका तात्पर्य क्या है? फ्लडिंग ऑफ प्लेन एरिया, समतल क्षेत्रों में बाढ़, या फिर राइज ऑफ सी लेवल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि, इंक्रीज इन सी लेवल इन द पोस्ट प्लीस्टोसिन एरा, प्लीस्टोसिन युग के पश्चात समुद्र के स्तर में वृद्धि, या फिर फ्लड इन द कोस्टल एरिया ड्यू टू हाई टाइड, ज्वार के कारण तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का आना। क्या होता है? फ्लडियन अतिक्रमण। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो फ्लडियन अतिक्रमण में जो आपका प्लीस्टोसिन टाइम पीरियड था, उसके बाद में तापमान बढ़ा। ये टाइम पीरियड चला गया, उसके बाद में तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ने के कारण जो हिम जमा हुआ था वो पिघला, और पिघलने के कारण क्या हुआ? समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई। उसी को आप लोग क्या बोलते हो? फ्लडियन अतिक्रमण या फिर ट्रांसग्रेशन इसको कहा जाता है। 100 का आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। और ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने सभी फ्रेंड्स को बार बार शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी दिन आप लोगों को हम पहले ही दो तीन घंटे पहले थंबनेल आपका अपलोड कर देंगे, और 500 क्वेश्चन एक साथ में सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। 500 क्वेश्चन आप लोग एक साथ सॉल्व करोगे, ये समझ लो पीजीटी आप लोग पास करके आओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। सोइए, खाइए, बहुत से लोगों ने खाना नहीं खाया। हाँ, पाप भी लगेगा हमको। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय बाय। इकोनॉमिक वाला, बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमिक वाला भी आपको कराएंगे। इकोनॉमिक के 100 क्वेश्चन बनाएंगे, उनके आपको व्याख्या भी देंगे। ठीक है, व्याख्या आप लोगों को पीडीएफ में दे देंगे, क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बाय।